नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। मेरा नाम मोहिनी है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो प्रश्न होंगे जल से संबंधित। इसमें जल से संबंधित बहुत तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसका हमें पार्ट 2 भी लाना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है। 25 हम एक पार्ट में करेंगे और 25 दूसरे पार्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि जल के उपयोग और शुद्धिकरण की भी हम बात इसमें करेंगे, जल प्राप्ति के स्रोत की भी हम बात करेंगे, और हम इसके साथ ही साथ जल जनित जितने भी जल से होने वाले रोग हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है। और इस टॉपिक को मैं कुछ चीज़ें कम स्किप में कर सकती थी, क्योंकि ये हेल्थ साइंस का हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन SCERT क्लास 10th की जो बुक है उसमें ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हेल्थ साइंस से ही निकल के आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैंने नोटिस किया कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा कि जब ये हेल्थ साइंस में ये प्रश्न दिए हुए हैं, SCERT की बुक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मान लो जल प्राप्ति के जो स्रोत हैं वो चलो हेल्थ साइंस में उसका इतना लेना देना नहीं है, लेकिन जो जल प्राप्ति के स्रोत हैं, ठीक है, वहीं पर बीमारियां होती हैं। वही प्राप्ति के स्रोत हैं, उनमें अगर जल का शुद्धिकरण नहीं है, आप नहीं कर रहे हो, तो बीमारियां तो वहीं से आ रही हैं ना निकल के। इसलिए ये हेल्थ साइंस में दिया हुआ है। ठीक है, कि जल प्राप्त कैसे होता है, फिर उसमें गंदगियाँ कैसे आप पैदा करते हो या अपने आप कैसे गंदगियाँ पैदा हो जाती हैं। वही जल में कैसे होती हैं, हमारे आसपास पानी होता है, मान लो नदी है, हम वहीं जा रहे हैं, या तालाब है, वहीं जा रहे हैं, जानवरों को नहला रहे हैं। ठीक है, वहीं जाकर अपने घर का कूड़ा डाले आ रहे हैं, तो गंदगी तो हम ही फैला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है 2 लेसन के प्रश्न एक में ही दिए हैं, और जल से संबंधित ही सारी प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। इसमें सभी तरीके के प्रश्न जो हैं, जो खासतौर से टेक्सटाइल में आते हैं, मृदु जल या इस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम बात कर लेंगे कठोर जल और मृदु जल की, उसमें न्यूट्रिशन साइंस में। लेकिन एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 आज मिलेंगे और 25 कल मिलेंगे आपको। क्वेश्चन 1 है, जल के बिना व्यक्ति कितने दिन तक जीवित रह सकता है? ऑप्शन 1 है 2 दिन, ऑप्शन बी है 4 दिन, ऑप्शन सी है 6 दिन, या ऑप्शन डी है 8 दिन। तो जब भी आपसे प्रश्न हो कि जल के अभाव में कोई व्यक्ति कितने दिन तक जीवित रह सकता है, तो आपका आंसर आएगा क्या? सी ऑप्शन, 6 दिन तक। देखो, अपवाद हर जगह होते हैं, कोई हो सकता है 2-4 दिन ऊपर भी निकल जाए। ठीक है, लेकिन 6 दिन आपको एक करेक्ट आंसर मान के चलना है। क्यों? क्योंकि आप इसके लिए ये कहाँ मिल रहा है? SCERT की बुक में। और SCERT की और NCERT 2 बुक ऐसी हैं जो विवाद के लिए सबसे बढ़िया बुक होती हैं। अगर आपके पास इसमें आंसर मिल जाए तो आयोग कभी भी आपके आंसर को निगलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे भाई कि जल के बिना तो हम 6 दिन जीवित रहेंगे, लेकिन बात अगर हमें भोजन ना मिले तो हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं? तो 40 दिन तक कोई भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। अब ये बात और है कि बहुत से साधु महात्मा अन्न वगैरह त्याग देते हैं, लेकिन अन्न त्यागते हैं, कुछ तो खाते हैं ना, है ना, कुछ तो खाते हैं। बात यहाँ पे खाली रोटी खाने की नहीं हो रही है, अन्न त्याग देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स खाते हैं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो लोग खाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे शरीर का डैश भाग जल का बना होता है? ऑप्शन दिख रहा है, ए 1/3 भाग जल का बना होता है, बी 3/4 भाग जल का बना होता है, या सी 2/4 भाग जल का बना होता है, या डी है 2/3 भाग जल का बना होता है। हमारे शरीर का कितना भाग जो है वो जल का बना होता है? किस किस को ये आंसर पता है जल्दी कमेंट करिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल अच्छा लग रहा है, मतलब क्लास अच्छी लग रही है, तो आज प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब में कोई कंजूसी मत करना, क्योंकि अगर मैं मेहनत आपके लिए कर रही हूँ तो आप भी इतनी तो मेहनत कर सकते हो कि बैठे बैठे उंगली से एक बटन दबा दो। ठीक है, तो आज की क्लास मुझे उम्मीद है जो भी देखेंगे अपनी मैडम को एक छोटा सा तोहफा जरूर देकर जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम किसकी? जो हमारे शरीर का भाग बना होता है वो कितना बना होता है? 3/4 भाग जो होता है, 3/4 भाग जो होता है हमारे शरीर का जल होता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं वायु है, वायु क्या करती है?
भाई हमारे शरीर में किसका काम करती है वायु? श्वास प्रदान करने का, ऑक्सीजन देने का। वायु क्या है? जीवनदायिनी है। O2 ऑक्सीजन क्या है? हमें ज़िंदगी दे रही है। तो कौन दे रही है? ऑक्सीजन दे रही है। हमने जिस दिन सांस लेनी बंद हो गई उस दिन पानी का कोई काम नहीं रह जाएगा हमारे शरीर में। लेकिन और दूसरा क्या करता है? उच्छ्वास के काम आती है, जो कि हम श्वास लेते हैं तो क्या हमारे शरीर में क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। ठीक उसी तरीके से जल जो होता है, जल हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जल की उपयोगिता सिर्फ शरीर के अंदर नहीं है, घर में सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठते ही ब्रश करने से लेकर शाम तक हम 1 गिलास पानी पीकर ही सोते हैं ज़्यादातर। ठीक है, खाना खाते हैं तो क्या हम बिना पानी के रह पाते हैं? भले ही थोड़े देर ना पिए लेकिन बाद में ज़रूर पीते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी क्या है? बेकार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल एक यौगिक है, कैसा? क्या हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन का बना है, या बी है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का बना है, या सी है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का बना है, या डी है उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या है जल? देखो ये उल्टा लिखा, मैंने बिल्कुल सही बोला था पहले, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए था, इसे मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बात वही है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जल का जो सूत्र है H2O है, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन होता है उसमें 2 अनुपात किसका होता है? 2 अनुपात होता है हाइड्रोजन का, और जो पहला 1 अनुपात होता है वो होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, H2O, एक ऑक्सीजन का अणु और 2 हाइड्रोजन के अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। क्या इतना समझ आया मेरे प्यारों बच्चों? लाइक कर दीजिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल कितने रूपों में हमें प्राप्त होता है? क्या हमें 2 रूपों में जल मिलता है, क्या हमें 3 रूपों में मिलता है, या हमें 4 रूपों में मिलता है, या हमें 5 रूपों में जल प्राप्त होता है? तो जल जो होता है वो हमें मिलता है 3 रूपों में। 3 रूपों की बात हो तो वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हमें मिलता है द्रव्य। ठीक है, द्रव्य जिसे हम जल कहते हैं, मतलब 3 रूप लिख लीजिए कौन कौन से। एक तो ठोस हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? द्रव्य हो गया, जल जिसे कहते हैं, जिसका उपयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं, और तीसरा क्या होता है? बाष्प हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है? बाष्प है। तो ये 3 तरीके से हमें जल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यदि जल को डैश तापमान पर लाया जाए तो ठोस रूप बर्फ में बदल जाता है। मतलब एक क्या है? जल है। ठीक है, जल है। ठीक है, क्या है? जल है, और जल को कितने तापमान पर आप लाएंगे जो कि वो बर्फ में बदल जाए, ये बताना है। क्या 100 डिग्री का तापमान चाहिए आपको, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आपको चाहिए, या 80 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जब भी बर्फ़ जमती है तो बर्फ़ जो जमती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर के तापमान पर जलती है। ठीक है, और जो बर्फ़ है हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जल में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है। ठीक है, जल में परिवर्तित होने की क्षमता कौन रखता है? जल रखता है, मतलब बर्फ़ रखती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल की प्रथम अवस्था है, क्या ठोस होता है, द्रव्य होता है, बाष्प होता है, या उपर्युक्त सभी? तो जल की जो प्रथम अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। ठीक है, जल की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। ओके, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यही जो जल आपको दिख रहा है ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है क्या? बर्फ बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 ग्राम जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्फ में परिवर्तित होने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा को निष्कासित करता है? ठीक है, मान लो 1 ग्राम जल है। ठीक है, 1 ग्राम जल, मात्रा ध्यान रखना, 1 ग्राम जल है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए, मान लो 1 ग्राम जल है, आपको हमने बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये बर्फ में परिवर्तित हो रहा है इसके लिए कोई माध्यम तो है ना, तो जो माध्यम है, ठीक है, क्या है? ऊष्मा है। ठीक है, माध्यम क्या है? ऊष्मा। तो कितनी कैलोरी ऊष्मा होनी चाहिए जिससे ये बर्फ में जम सके? क्या 20 कैलोरी, या 50 कैलोरी, या 70 कैलोरी, या 80 कैलोरी? तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा बच्चों 80 कैलोरी।
80 कैलोरी ऊष्मा जो होती है, 80 कैलोरी जो ऊष्मा है ये क्या करती है, 0 सेंटीग्रेड ताप पर क्या करती है, बर्फ जमा देती है। ठीक है, किसको, पानी को, ठीक है, जल को क्या करती है, बर्फ बना देती है। 80 कैलोरी ऊष्मा कम से कम चाहिए 1 ग्राम जल को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत होती है। 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में, मतलब हमने 3 रूप जल के बताया आपको, एक बताया ठोस, दूसरा द्रव्य बताया और तीसरा वाष्प बताया। ठीक है ना, ठोस और द्रव्य की हमने लगभग बात कर ली, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अब हम बात कर रहे हैं वाष्प की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम जल है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा चाहिए। ठीक है, अभी क्या जल है, अब बर्फ़ नहीं बनानी है आपको, बर्फ़ बनानी थी तो 80 कैलोरी 80 कैलोरी आपने ऊष्मा ली। ठीक है, अब आप क्या बना रहे हो, सिर्फ वाष्प बना रहे हो, वाष्प। ठीक है, और वाष्प में और ज़्यादा मेहनत लगती है। क्या 520 या 530 या 535 या 536, क्या आंसर आपके हिसाब से सही होना चाहिए भैया। मेरा जो आंसर है क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 536 536 सेंटीग्रेड, सॉरी 536 कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प को परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, ओके, कितना 536 कैलोरी ऊष्मा चाहिए होती है जिससे वाष्प में परिवर्तित हो जाए क्या, जल। ठीक है, क्या चीज़, जल। 1 ग्राम जल, 1 ग्राम जल परिवर्तित होता है 536 ऊष्मा के दाब पर, किसमें, वाष्प में। ठीक है, वाष्प में परिवर्तित होता है। देखो वाष्प बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। कैसे, आपने प्रेशर कुकर के विषय में सुना है। प्रेशर कुकर में जो खाना पकता है किसके माध्यम से, वाष्प के माध्यम से पकता है। ठीक है, आपने ट्रेन सुनी है, ट्रेन भी चलती है किससे, जो ट्रेन का इंजन होता है किसके दबाव के कारण चलता है, वो भी वाष्प के दबाव के कारण चलता है। तो ये बहुत ताकतवर होती है। कभी आप उबलते हुए पानी की प्लेट, पानी उबल रहा है और आप प्लेट हटा देना। ठीक है, आपका हाथ अगर आप सच में अच्छे से कनेक्शन में आ गया, एकदम हटा नहीं लिया आपने, तो छाले पड़ जाते हैं हाथ में। बहुत ताकत होती है वाष्प में। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव रक्त में जल की मात्रा का प्रतिशत बताना। जल की मात्रा, ठीक है, जल की मात्रा होगा यहाँ पर, का प्रतिशत बताना है। कहाँ, मानव रक्त में जल की मात्रा बतानी है आपको। क्या 80% है, 83% है, 75% है या 30% है। तो मानव रक्त में, और आपको बता दें, आप ये सोच रहे होंगे न्यूट्रिशन साइंस में ये प्रश्न आते हैं, तो किसी में भी आए, हमारे होम साइंस में आते हैं, और यहाँ पर भी हम हेल्थ साइंस की बात कर रहे हैं। तो हेल्थ, एक चीज़ बताओ, पानी की कमी रहेगी शरीर में तो क्या आपकी हेल्थ बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हम हेल्थ साइंस में पढ़ रहे हैं इसको, जिसे आप न्यूट्रिशन साइंस में भी पढ़ोगे। और आप जल की कठोरता, मृदुता को टेक्सटाइल में पढ़ोगे। ठीक है, तो कई जगह हमें जल पढ़ना पड़ता है क्योंकि जल के बिना जीवन अधूरा है। ओके, तो रक्त में जल की जो मात्रा होती है वो होती है कितनी, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 80%। अब बात आती है 83% कहाँ मिलता है। तो 83% जो जल होता है वो आपके होता है किडनी में। ठीक है, जो आपकी किडनी है जो क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, छानने का काम करती है, एक तरीके की छन्नी है। ठीक है, इसमें एक छन्नी होती है जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ओके, तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, वृक्क की सूक्ष्मतम इकाई होती है। तो जो वृक्क है ये, इसमें जल की मात्रा 83% होती है, और जो मस्तिष्क है उसमें कितनी होती है, 75%। जो 75% होती है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। प्लस इतना, इसी में नहीं, मस्तिष्क में भी 75% पानी होता है, यकृत में भी 75% पानी होता है, और किसमें, मांसपेशियाँ जो हैं आपके, मसल्स हैं, बोन्स हैं, मांसपेशियों की बात कर रहे हैं। बोन्स में तो आपके 30% पानी होता है। ओके, मांसपेशियाँ हैं जो आपकी, इसमें
3 चीज़ों में याद रखना शरीर के अंदर जो इम्पोर्टेंट हमारे पार्ट हैं, क्या मस्तिष्क क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या मांसपेशियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या यकृत इम्पोर्टेंट नहीं है, इन तीनों में 75% पानी होता है। और जो हमारा रक्त होता है उसमें 80% और उससे भी ज़्यादा 83% किसमें होता है, वृक्क में होता है। ओके, वृक्क किडनी में होता है। सो ठीक है। और अस्थि में कितना बताया, हड्डियों में मैंने कितना बताया, 30%। अस्थि, अच्छा 30% भी दिया है, ऑप्शन दिया है ये 30%। तो ये सब नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी पूछे गए, मुझे बहुत अच्छे से याद है। किसी ना किसी में प्रैक्टिस सेट तो नहीं पता कि प्रैक्टिस सेट मतलब ये तो नहीं पता कि किस सन में किस एग्जाम में पूछा गया, पर मैंने प्रैक्टिस में ये प्रश्न देखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में जल की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है पाचन क्रिया संपन्न कराने व पाचक रसों के निर्माण में। ओके। बी ऑप्शन है पचे हुए तत्वों के निष्कासन व शरीर में उत्पन्न विकारों जैसे कि पसीना आना, मूत्र के रूप में बाहर निष्कासित करने में। ओके, ठीक है। सी ऑप्शन है रक्त को तरल बनाने व शरीर तापक्रम को बनाए रखने में। या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जो मानव शरीर में जल की आवश्यकता होती है, क्या इनमें से उपर्युक्त सभी होगा, या आपके हिसाब से बी होगा, या सी होगा, या ए होगा, बताइए। मानव शरीर में जल की आवश्यकता मतलब होती है क्या क्या काम में जल आता है, ये बताना है। तो जो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वो बिल्कुल सही है, चाहे कितने हार्मोन हो, चाहे रस पाचक रस हो, ठीक है, चाहे एंजाइम हो, हर किसी में पानी से होता है। ठीक है, हर किसी तत्व में पानी पाया जाता है, अंगों में तक पानी होता है, अंगों के काम को सही संचालन हेतु पानी की आवश्यकता होती है। ओके, पचे हुए तत्वों को बाहर निकालना, वेस्ट है हमारे शरीर, वेस्ट चीज़ें हमारे शरीर की वो बाहर निकालनी। ओके, जो विकार हैं उत्पन्न होते हैं बहुत सारे, उनको भी निकालने का काम करता है, जैसे पसीना है, पसीने को निकालता है। मूत्र के रूप में जो यूरिन को पास आउट करता है, मतलब मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। तो ये सारे ही हो जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। 11 क्वेश्चन है, जल प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, समुद्र है, वर्षा है, नदियाँ हैं, तालाब है। तो जल प्राप्ति के स्रोत तो ये सभी कहे जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है प्रमुख स्रोत। तो प्रमुख स्रोत क्या है, वर्षा है। प्रमुख स्रोत क्या है, वर्षा है। और वर्षा का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है, लेकिन पृथ्वी पर गिरने के कारण, पृथ्वी की अशुद्धियाँ मिलने के कारण ये जल क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। नहीं तो ये इससे ज़्यादा शुद्ध पानी आपके किसी एक्वागार्ड में नहीं मिलता है, किसी आरओ में नहीं मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, वर्षा में मिलता है, लेकिन हमारी पृथ्वी की गंदगी उसे गंदा कर देती है। ओके, जल प्राप्ति के स्रोत जो होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, मुख्य साधन जल प्राप्ति का समुद्र है। ओके, मुख्य, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, समुद्र है क्या मुख्य स्रोत पानी का, मतलब वर्षा के बाद अगर बात की जाए तो क्या साधन है आपके पास, समुद्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख स्रोत है वो वर्षा है, लेकिन वर्षा के बाद पानी का जो बड़ा स्रोत है हमारी धरती पे पूछा है, पृथ्वी पर, मतलब प्रमुख स्रोत क्या है, तो समुद्र है। ठीक है, ओके, समुद्र है, समुद्र है। ओके, समुद्र में पानी कहाँ से आता है, हमेशा हम जानते हैं कि कहीं से नदियों से बहते हुए समुद्रों में पानी जाता है, और नदियों में कहाँ का पानी होता है, वर्षा का पानी होता है। तो बात हो अगर मुख्य साधन की, हमने बताया क्या है, मुख्य साधन क्या है, वर्षा है, वर्षा है, मुख्य साधन क्या है, वर्षा है। ओके, ध्यान रखना। तो जो पानी होता है वर्षा का, वर्षा का पानी होता है, तो एक तो होता है पृथ्वी पर बहता जल, पृथ्वी पर बहता जल हो गया, बहता, ध्यान रखना, पृथ्वी पर बहता हुआ जल। दूसरा क्या होता है, पृथ्वी द्वारा शोषित। ठीक है, पृथ्वी द्वारा शोषित। ओके, शोषित लिख दे रही हूँ, पृथ्वी द्वारा शोषित। मेरी राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जो वर्षा का जल दो तरीके से जाता है, कैसे जाता है, एक तो पृथ्वी पर बहता हुआ निकल जाता है, दूसरा पृथ्वी उसे अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो जो अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो पृथ्वी का बहता जल होता है, बहता लिख दे रही हूँ, पृथ्वी का बहता जल। ओके, का बहता जल, जो पृथ्वी का बहता जल होता है, ध्यान से पढ़ना, कहाँ जाता है, झील में चला जाता है। ठीक है, तालाब में चला जाता है, क्योंकि यही तो पूछा जाता है जब ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉम्पिटिशन किया जाता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, हम लोग तो ऊपर न्यूट्रिशन साइंस है, टेक्सटाइल, ये सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये अंदर घुस के पूछ लेते हैं हमसे, और वही प्रश्न हमारे छूट जाते हैं। जो कंपटीशन को, और जो बच्चे ये वाले प्रश्न भी पढ़ लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का बहता जल है, वो कहाँ जाता है, मान लो बारिश हुई, ठीक है, जल बहने लगा,
जो पृथ्वी है उसने अवशोषित नहीं किया अपने अंदर, बहने लगा तो कहाँ गया, झील में गया, तालाब में गया और कहाँ गया, नदियों में गया। ठीक है, अब पृथ्वी द्वारा और नदियों द्वारा कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी द्वारा जो शोषित जल होता है वो कहाँ जाता है, कुएं में चला जाता है। भैया जगह नहीं हो रही है, बोर्ड बहुत छोटा है हमारे फ़ोन का। ठीक है, कुएं में चला जाता है। स्रोत माने जाते हैं, स्रोत को हम कहते हैं तालाब भी, तालाब। ठीक है, तालाब में चला जाता है और कहाँ चला जाता है, झरने, झरने। ठीक है, झरने, बहुत सुंदर राइटिंग आ रही है क्योंकि जगह नहीं है। ओके, कहाँ कहाँ चला जाता है, पृथ्वी द्वारा शोषित जल कुएं में चला जाता है। ओके, कुएं में चला जाता है, स्रोत जिसे हम कहते हैं तालाब में चला जाता है और झरने में चला जाता है। तो ये होता है आपके जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत। ओके, वर्षा रहेगा मुख्य साधन। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी द्वारा शोषित जल जाता है कुएं, स्रोत, झरने में। जल्दी से आंसर दो, अभी बताया, झील, तालाब, नदियाँ, समुद्र, वर्षा, तालाब, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो पृथ्वी द्वारा शोषित जल कहाँ जाता है, बताइए आंसर। पृथ्वी द्वारा शोषित जल कहाँ जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। कहाँ जाता है पृथ्वी द्वारा शोषित जल, कुएं में जाता है, स्रोत में जाता है, झरने में, अभी बताया जस्ट। लेकिन आप लोग इतने आलसी हो, क्या ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, झीलें होती हैं कृत्रिम, प्राकृतिक, कृत्रिम व प्राकृतिक या केवल सी। तो झीलें जो होती हैं कृत्रिम भी होती हैं, ठीक है, और प्राकृतिक भी होती हैं। ओके, प्राकृतिक जैसे अभी हमने बताया, जो झीलें होती हैं जो पृथ्वी का बहता जल होता है, कहाँ, झीलों में चला जाता है, तो वो तो प्राकृतिक है ना। लेकिन कुछ जैसे पानी को स्टोर करने के लिए भी हम लोग बना देते हैं कि पानी हमारा सेफ रहे। ओके, तो झील दोनों तरीके की होती हैं, प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंधक अथवा लवणीय स्रोत के झरने सहायक हैं पेट संबंधी बीमारी दूर करने में, त्वचा संबंधी बीमारी दूर करने में, सी ऑप्शन है एलर्जी को समाप्त करने में, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अब फंस गए सब फंस गए, एक भी नहीं छूटा, सारे के सारे फंसे। अगर मैं ये बात बोलती नहीं, कुछ बच्चे प्रश्न पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया बच्चे फंस गए, तो हो सकता है किसी को आंसर मिल गया हो, नहीं तो सारे के सारे फंसे थे। और नहीं फंसे तो मुझे हंस के आंसर दे देना, ठीक है। तो गंधक अथवा लवणीय स्रोत के जो झरने होते हैं वो सहायक होते हैं किसमें, भाई, त्वचा संबंधी बीमारी को, जो हमारे चर्म रोग होते हैं ना, उनको दूर करने में। ओके, और ये प्रश्न गंधक वाला प्रश्न आया है, और ये प्रश्न आपको होम साइंस की जो हाई लेवल की बुक्स है वहाँ नहीं मिलता। कहाँ मिलता है, आप 9th 10th 12th की बुक पढ़ो, वहाँ मिलता है ये प्रश्न। और यही नहीं, बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको धीरे धीरे कराऊंगी, तो आपको बताती चलूँगी, देखो ये प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। ओके, आर्टिजन कुएं इस नाम से भी जाने जाते हैं। आर्टिजन कुएं प्रश्न पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है SCERT में। आर्टिजन कुएं इस नाम से जाने जाते हैं, गहरे या गंभीर कुएं, कूप, पृष्ठीय उथले कूप, पाताल तोड़ कूप, या नल कूप, या हैंड कूप भी कह सकते हो, हैंड पंप भी कह सकते हो, है ना, कह सकते हैं ना। हैंड पंप को हाथ से चलाते हैं, उसी को तो हैंड कूप कहते हैं, मेरे हिसाब से तो वही होगा। तो ये कहते हैं किसको, पाताल तोड़ को। आर्टिजन कुएं, वैसे तो जो आर्टिजन कुएं होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, जो आर्टिजन कुएं हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन जो आपकी बात करें पाताल तोड़ कुएं होते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं, आपके एक तरीके के आर्टिजन कुएं ही कहलाते हैं। आर्टिजन क्योंकि उन्हीं की तरह ये पहाड़ों या पठारों पर खोद के बनाए जाते हैं। अब बात आती है आर्टिजन कुएं की, थोड़ी सी हम बात कर लें। जो आर्टिजन कुएं हैं वो फ्रांस में बने, सबसे पहले पूछा जाए कहाँ बने, फ्रांस में बने, ठीक है। कहाँ बने थे, फ्रांस का एक शहर था ऑर्टिजन, क्या था, फ्रांस का एक शहर था ऑर्टिजन, और उसी ऑर्टिजन नामक प्रदेश में सबसे पहले ये कुआं बनाया गया, इसीलिए ऑर्टिजन नाम पड़ गया शहर के नाम पर, ठीक है, शहर के नाम पे पड़ गया ऑर्टिजन नाम। ओके, इस तरीके के कुएं हमारे भारत में अगर बात की जाए कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये पौंडीचेरी जैसे स्थानों पर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके के कुएं कहाँ मिलेंगे आपको, पौंडीचेरी जैसे स्थानों पर आपको ये कुएं देखने को मिलेंगे। ओके, हमारे देश में। वैसे कहाँ की देन है, ये फ्रांस की देन है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये पानी बहुत साफ सुथरा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुद्ध जल की विशेषताएं ये हैं, ये रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होता है,
बी ऑप्शन है मल मूत्र पशुओं द्वारा दूषित ना हो, सी ऑप्शन है इसमें अम्ल की मात्रा ना हो, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। शुद्ध जल की विशेषताएं बतानी है। अब मुझे उम्मीद है आपने सोच लिया होगा आंसर, अब मैं दे देती हूँ आंसर। जो ये शुद्ध जल होता है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है, ठीक है। और मल मूत्र पशुओं द्वारा दूषित नहीं होना चाहिए, तब तो वो शुद्ध रह ही नहीं जाएगा। अगर ये सारी गंदगी आ गई तो जल क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। ओके, तो बात करेंगे अम्ल की मात्रा ना हो, बिल्कुल सही। क्या होना चाहिए इसमें, क्षार की मात्रा होनी चाहिए, क्षार की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। जो आवश्यक उतना होना चाहिए, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा क्षार। ओके, और क्या होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए भाई, प्राकृतिक रूप का जल शुद्ध माना जाता है। ओके, ध्यान रहेगा। और जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, निर्धारित सीमा में होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की अधिकता भी नुकसानदायक है और कमी भी, लेकिन कमी से ज़्यादा अधिकता नुकसानदायक है, तो सही अनुपात में होना चाहिए। फ्लोरीन दांतों को बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं आगे 17 क्वेश्चन पर। जल को शुद्ध करने के उपाय हैं भौतिक साधन, रासायनिक साधन, यांत्रिक साधन, या डी है उपर्युक्त सभी। तो जल को हम जो शुद्ध करते हैं इन तीनों ही रूपों में करते हैं शुद्ध, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जल को शुद्ध करने का भौतिक उपाय नहीं है उबालना, भाप द्वारा शुद्धिकरण, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा शुद्धिकरण, या डी ऑप्शन फिटकरी द्वारा शुद्धिकरण। क्वेश्चन में पता है जल शुद्धिकरण के जो प्रश्न होते हैं वहाँ बच्चा फंसता कहाँ है, वो सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़ता है, वो ये नहीं ध्यान देता है कि भौतिक उपाय की बात हो रही है, रासायनिक की बात हो रही है, या फिर यांत्रिक की बात हो रही है, बच्चा फंस जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न ये देखो कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, ये प्रश्नकर्ता पूछ क्या रहा है आपसे। यहाँ पर बात की भौतिक उपाय नहीं है, तो क्या है, डी ऑप्शन फिटकरी। फिटकरी तो रासायनिक पदार्थ है ना, रासायनिक पदार्थ है, केमिकल एजेंट है फिटकरी, ठीक है। तो उबालते हम क्या है, किसी भौतिक साधन से गैस पर रख के उबालें, चाहे कैसे भी उबाल लें। भाप द्वारा शुद्धिकरण भी हम क्या करेंगे, किसी माध्यम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। भाप द्वारा शुद्धिकरण जो होता है क्या कहलाता है, अशुद्ध जल। जैसे जो इंजेक्शन में पानी यूज़ किया होता है वो क्या होता है, अशुद्ध जल होता है आपका। क्या करते हैं, जैसे आपको मैं सही उदाहरण दूं जो आप घर पर देख सकते हो अपनी आंखों से। जैसे आप पानी गर्म करते हो, पानी पर आप प्लेट ढक देना, और जब आप उस प्लेट को हटाओगे तो आपकी प्लेट में पानी की बूंदें लगी हुई होंगी, वो पानी आपका अशुद्ध कहलाएगा। वो पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, और ऐसा पानी कहाँ इस्तेमाल होता है, इंजेक्शन इत्यादि में इस्तेमाल होता है, ठीक है। बहुत इसको बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है भाई, बूंद बूंद ढूंढा इसमें क्या होता है, पानी एकत्र किया जाता है, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा भी पानी जो होता है वो भौतिक साधन से ही शुद्ध होता है, वो भी एक भौतिक साधन है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो मतलब मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। भौतिक उपाय उबालना, भाप द्वारा शुद्धिकरण, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा शुद्धिकरण, ये 3 उपाय क्या हैं, भौतिक उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल के जीवाणुओं को नष्ट करने की रासायनिक विधि नहीं है। अब प्रश्न बन रहा है किससे, रासायनिक विधि से। क्या फिटकरी, लाल व निर्मली, या लाल दवा व ब्लीचिंग पाउडर, या सी ऑप्शन है आयोडीन व तूतिया, या डी ऑप्शन है ओजोन, क्लोरीन व DDT। आपसे बात हो रही है किसकी, रासायनिक विधि नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप इसमें से आंसर दीजिए। 1 सेकेंड, यहाँ पर आप ध्यान दो, जीवाणुओं को नष्ट करने की जो रासायनिक विधि होती है ना जल को शुद्ध करने की, वो कई तरीके की होती हैं, खासतौर से 2 तरीके की तो होती हैं। जैसे एक होती है, क्या करती हैं, जो जल की गंदगी है उसे नीचे बिठाल देती हैं, जिसे हम कहते हैं अपक्षेपक द्वारा जल शुद्धिकरण, अपक्षेपक द्वारा जल शुद्धिकरण। और दूसरा प्रकार होता है रासायनिक का, जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है, जीवाणु नाशक पदार्थों का यूज़ करना, मतलब ऐसे तत्व मिलाना पानी में जिससे आपके पानी में जो जीवाणु हैं वो मर जाएं, ठीक है, हमें नुकसान ना पहुंचा पाए, चाहे वो हैजा के हों, चाहे वो पेचिस के हों, चाहे वो टाइफाइड के हों, क्योंकि ये बीमारियां किससे होती हैं, जल से होती हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है इसमें जीवाणुओं को नष्ट करने की रासायनिक विधि कौन सी नहीं है। सारी रासायनिक है, लेकिन जीवाणुओं को नष्ट करने की नहीं, मतलब किसकी, अवक्षेपक विधि है। मतलब अवक्षेपक विधि का मतलब वो विधियाँ होती हैं जो जल के जीवाणुओं को नहीं मारती, बल्कि उसमें जो गंदगी होती है उसे नीचे बिठाल देती हैं, ठीक है, नीचे बिठाल देती हैं गंदगी को। तो इनमें से कौन सी है, तब तो सही आंसर मिल गया आपको, बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्या है, रासायनिक है, लेकिन
जीवाणु को नष्ट नहीं करती बल्कि पानी की गंदगी को उसकी तली में बिठा देती है। एक तो फिटकरी होता है और दूसरा होता है निर्मली। लाल हटा दो, यहाँ पे लाल गड़बड़ हो गया। निर्मली क्या चीज़ है पता है आपको? ये क्या है? वृक्ष से मिलने वाला एक फल है, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। निर्मली क्या है? ये वृक्ष से मिलने वाला एक फल है। ओके, और इसको पानी भरे हुए बर्तन में आप क्या करो, रगड़ दो। जब पानी के बर्तन में आप इसे रगड़ दोगे और जब पानी भरोगे तो उसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होकर नीचे की ओर बैठ जाएंगी। ठीक है। अब फिटकरी में भी सेम चीज़ होती है। आप फिटकरी की एक कंकड़ी को लेना, टुकड़े को लेना या जरा सी चुटकी में लेना, उसे क्या करना, पानी पे डाल देना। ठीक है, पानी में डाल देना तो उसकी जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखना, इससे जीवाणु नहीं मरते हैं, पानी के जीवाणु नहीं मरेंगे। जीवाणु अगर आपको मारने हैं तो आप लाल दवा का यूज़ करो, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करो, आयोडीन व तूतिया का यूज़ करो, ओजोन का यूज़ करो, क्लोरीन व DDT का इस्तेमाल करो, तब जीवाणु नष्ट होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित का सही सुमेलन नहीं है। ए ऑप्शन है रासायनिक उपाय एक तरफ दिए हैं और दूसरी तरफ बीमारी दी है। ठीक है, तो इनमें से सही सुमेलन नहीं है किस चीज़ का, ये बताना है। ओके, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिटकरी है, फिटकरी किस काम में आता है? क्या फिटकरी से हैजा बीमारी ठीक होती है? मान लो पानी में आपने इसे फिटकरी को मिला दिया तो क्या इसके जीवाणु मर जाएंगे और आप इसके जीवाणु कौन से, हैजा के जीवाणु मर जाएंगे? या दूसरा आपको दिया है तूतिया, अगर तूतिया को आपने पानी में मिला दिया तो क्या हैजा, मोतीझरा और पेचिस दोनों की बीमारियां मर जाएंगी, मतलब इसके जीवाणु मर जाएंगे। या तीसरा है DDT को पानी में मिलाने से क्या मलेरिया के मच्छर मर जाएंगे? भाई मच्छर मर गए तो मच्छर ख़त्म हो जाएंगे, और मच्छर काटते हैं तभी मलेरिया होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से, तो फिर मलेरिया आपको नहीं होगा। या रस कपूर को मिलाने से पानी में कैंसर व एड्स की बीमारी सही हो जाएगी। तो यहाँ बात आपसे जो हो रही है उसके हिसाब से आप हमें प्रश्न का आंसर दीजिए, कौन सा एक इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो फिटकरी है सच में ये हैजा के जीवाणुओं को मारने का काम करती है। ओके, और साथ ही साथ जो तूतिया है ये हैजा की कीटाणुओं को भी मारती है, मोतीझरा पेचिस के कीटाणुओं को भी मारती है। ठीक है, और जो DDT है वो मच्छरों को मारता है, तो मलेरिया रोग कंट्रोल करता है। लेकिन जो रस कपूर है, ओके, रस कपूर है, ये क्या है, तीव्र विसंक्रामक माना जाता है। तीव्र विसंक्रामक मतलब काफ़ी तेज ऐसा संक्रामक तत्व है जो क्या है, संक्रामक रोगों वाले जीवाणुओं को मारता है। जैसे कौन से, एक हैजा हो गया, हैजा, दूसरा डिप्थीरिया। ओके, तो याद रखना, जो ये मतलब रस कपूर है वो हैजा और डिप्थीरिया के कीटाणुओं को मारता है, मतलब कैंसर और एड्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कैंसर और एड्स इसका कोई लेना देना नहीं, तो 4 आंसर आपका है गलत हो जाएगा और सारे सही हो जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट नोट जरूर कर लेना, इतना मैं रोज़ नहीं बोलती नोट करने के लिए, ये शॉर्ट नोट कोई बना रहे हो आप तो अपनी कोई इंपॉर्टेंट कॉपी हो होम साइंस की, उसमें ज़रूर नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन 21 है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? ए ऑप्शन है 2 प्रकार की, बी ऑप्शन है 3 प्रकार की, सी ऑप्शन है 4 प्रकार की, डी ऑप्शन है 5 प्रकार की। तो जल की कठोरता हम सब रटे हुए हैं, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती स्थायी कठोरता, एक होती स्थायी, ओके, और दूसरी कौन सी होती है? अस्थायी कठोरता। ठीक है, तो ये कठोरता तो इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, पता ही होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22, वह कठोरता जो पानी को उबालने मात्र से दूर हो जाती है कहलाती स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, ए व बी दोनों सही है, डी ऑप्शन केवल बी सही है। तो जो उबालने मात्र से सही हो जाए, ठीक है, उबाल दिया आपने पानी को और वो कठोरता क्या है, नीचे बैठ जाएगी और आप क्या करोगे, पानी को छान लोगे। ओके, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, हो जाएगा केवल बी। अस्थायी कठोरता होती है जो उबालने मात्र से सही हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्थायी कठोरता निम्न के पानी में घुले रहने के कारण होती है। जो अस्थायी कठोरता होती है वह किस कारण से होती है? क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, या बी है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, सी ऑप्शन है केवल बी, या डी ऑप्शन है ए व बी। तो जो आपकी अस्थायी कठोरता होती है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट दोनों के कारण होती है। जब आप इन्हें उबालते हो, ठीक है, ध्यान रखना, जब आप इन्हें उबालते हो तो क्या होता है, जो कैल्शियम
बाई कार्बोनेट होता है वो उसमें बाई हट जाता है, क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और इसमें भी बाई हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा, और ये पानी जो है आपके लिए शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, बाई शब्द हटते ही पानी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, शुद्ध पानी कभी भी पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट वाला होगा, लेकिन बाई शब्द लग जाए तो वो कहीं ना कहीं अस्थायी कठोरता का जल हो जाएगा, जो कि शुद्ध नहीं होगा या फिर मृदु जल नहीं कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जल की स्थायी कठोरता निम्न के कारण होती है। ये ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड व कैल्शियम सल्फेट के कारण। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, वहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट था और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था। शब्दों का खेल है समझना। जल की अस्थायी कठोरता में कैल्शियम क्या था, कार्बोनेट था, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी जल की स्थायी कठोरता की, तो इसमें शब्द चेंज हो गया, कैल्शियम सेम रहा लेकिन क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। ओके, क्लोराइड हो गया। तो कैल्शियम क्लोराइड व कैल्शियम सल्फेट, या मैग्नीशियम क्लोराइड व मैग्नीशियम सल्फेट, या ए बी दोनों, या डी में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका जल की स्थायी कठोरता होती है, जो नॉर्मल ऐसे नहीं जाती उबालने इत्यादि से, तो उसको हम कहते हैं क्या, कैल्शियम क्लोराइड व कैल्शियम सल्फेट, या बी ऑप्शन जो है मैग्नीशियम क्लोराइड व मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या हो जाते हैं, आपके जल की स्थायी कठोरता मानी जाती है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता मानी जाती है। अब स्थायी कठोरता को आप दूर कैसे करोगे, कैसे दूर करोगे स्थायी कठोरता को, वो बताइए। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय क्या हैं, ये बताना है। क्या कपड़े धोने का सोडा मिलाने से यह दूर हो जाएगी, यह भी ऑप्शन है। परम्यूटेड विधि, या जिसे जियोलाइट विधि कहते हैं, ये दोनों सेम ही है, परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि, इससे सही दूर हो जाएगी। या फिर सी ऑप्शन है ए बी दोनों, या डी है निम्न में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो जल की स्थायी कठोरता है, स्थायी और अस्थायी कठोरता, यहाँ पर मतलब क्या होगा, अगर जो जल है मृदु नहीं है तो झाग अच्छे से नहीं बनेंगे। ठीक है, और झाग अच्छे से नहीं बनेंगे तो कपड़े धोने में दिक्कत होगी। ओके, तो कपड़े धोने का सोडा मिलाने से ये कठोरता दूर हो जाएगी, ये बात भी सही है। और यह परम्यूटेड या जियोलाइट विधि का यूज़ कर लो तो भी ये कठोरता दूर की जा सकती है। जो जियोलाइट होता है वो क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। सोडियम एल्यूमिनियम क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं। कैसे होते हैं, ये मधुमक्खी की छत्ते के समान होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जियोलाइट जो होता है मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। ओके, मधुमक्खी के छत्ते के समान, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। जब क्या होता है, इसके संपर्क में जल जाता है तो ये क्या है, शुद्ध हो जाता है। और ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, छत्ते के समान जो ये जियोलाइट होता है, एक रेतीला कण होता है, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है, और इसी को हम सोडियम परम्यूटेट भी कहते हैं। इसी को, जियोलाइट को ही हम सोडियम परम्यूटेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। जियोलाइट को क्या, सोडियम परम्यूटेट कहते हैं। भाई मुझे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न दिख रहे हैं मैं सब बता रही हूँ आपको, सोडियम परम्यूटेट भी कहते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी, क्या अच्छी लगी या नहीं लगी। और प्रश्न यहाँ अच्छा और ख़राब लगने का नहीं है, हमारा पेपर है और हमें क्या है, तैयारी करनी है और हमें सिलेक्शन लेना है बस। इसके बाद हमें क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है ये सब बाद में देखेंगे, अभी तो पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो आज कंजूसी नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर अवश्य करेंगे। और बहुत से बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चों, दिल से शुक्रिया आप लोगों को, दिल से दुआ है कि आपको सिलेक्शन अवश्य मिले, जो लोग हमारे चैनल को हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जो भी मेरे चैनल पर आ रहा है मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ होती है कि हाँ जो हमारे लिए सिंपैथी दिखा रहा है तो उसके लिए एक अलग ही फीलिंग होती है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।